अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन होगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के मुतालिक है और इसका एग्जैक्ट टाइटल है द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट। और ये 2012 में पास किया गया एक्ट है और ये अप्लाई होता है पंजाब की जो जुरिस्डिक्शन है, टेरिटरी है, जो पंजाब में जितनी सर्विसेज हैं उन पे जो टैक्स पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया जाएगा वो इस कानून के मुताबिक, वो इस एक्ट के मुताबिक जो पंजाब की असम्बली में ये पास हुआ था उस हवाले से है। तो टाइटल ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं हम, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। अब हम चलते हैं आज की डेफिनेशंस के मुतालिक। होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। चलें जी, अब यहाँ पे प्रिंटर लेज़र पॉइंटर भी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, आज की जो डेफिनेशन पहली हमारी ये 5th नंबर से आगे चल रही है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद है कि लोगों की ऐसी एसोसिएशन जो AOP के नाम से जो रजिस्टर्ड हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद क्या है? ये फर्म भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल और जुडिशिकल पर्सन भी हो सकता है। यानी कि एक कानून की नज़र में एक आर्टिफिशियल जो पर्सन है, जिस तरीके से एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए तो वो एक जो कानून की नज़र में एक शख्स की हैसियत रखती है। उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके नाम की अपनी स्टैंप होती है, वो सूट कर भी सकती है और सूट की भी जा सकती है। इसीलिए उसको जुरिडिकल पर्सन कहते हैं, यानी कि कानून की नज़र में वो शख्स होता है, यानी कि एक फर्म या फिर एक जुरिडिकल पर्सन। एंड बॉडी ऑफ पर्सनस, इसके साथ साथ बॉडी ऑफ पर्सन हो सकती है, लेकिन इसकी ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म्ड अंडर आ फॉरेन लॉ, ये किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक बनी हो, बट डज नॉट इंक्लूड या कंपनी। इसमें कंपनी शामिल नहीं है, लेकिन जुरिडिकल पर्सन और फर्म ये इसमें शामिल है, ये OP में, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में। इसके बाद है अथॉरिटी। अथॉरिटी से मुराद है कि वो अथॉरिटी जो टैक्स आयद कर सकती है सर्विसेज के हवाले से या जो डिसीजन कर सकती है। इससे मुराद ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, यानी कि ये एक इदारा है जो पंजाब के रेवेन्यूज़ के हवाले से है और ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012। जिससे मुराद क्या है? जिस तरीके से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अथॉरिटी है, इस तरह प्रोविंशियल लेवल पे जब अथॉरिटी की बात होगी टैक्स के हवाले से, टैक्स ऑन सर्विसेज के हवाले से, तो इससे मुराद होगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। आगे चलते हैं तो बैंकिंग कंपनी, इसके बाद है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी से मुराद है कि एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिज़नेस कर रही हो और जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 की जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेशन के हवाले से वो पूरी होती हो। तो बैंकिंग का बिज़नेस कौन सा होता है? यानी जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है उनसे वो ले लेते हैं और अपने पास स्टॉक रख लेते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है वो उनको इंटरेस्ट बेसिस पे वो उनको लोन दे दिया जाता है। यानी कि एक हब हो जाती है, ये एक रिपोजिटरी हो जाती है जिसमें जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख ज़्यादा है, 10 लाख ज़्यादा है, जो आपके किसी स्मॉल में नहीं आप बैंक में रख देते हैं, वो आपको इंटरेस्ट पे कर देता है। इसी तरह से जब आप इंटरेस्ट उस पर रिसीव करते हैं वो आपको 10% देते हैं, और किसी को 10 लाख चाहिए वो जाके बैंक से ले लेता है, वो 15% पे कर देता है। अब 10% आपको पे कर देगा, उस 15% में से 5% जो डिफरेंस होगा वो अपना उसका प्रॉफिट होगा। तो ये जो भी बिज़नेस बैंकिंग का कर रहा होगा उसको बैंकिंग कंपनी कहेंगे, लेकिन साथ में ये ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड भी इसी नाम से हो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के हवाले से। डेफिनेशन क्या कहती है? मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन द पंजाब। इसके बाद आ जाती है डेफिनेशन जो है वो कमिश्नर की। कमिश्नर से क्या मुराद है? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की जो कमिश्नर होगा उससे मुराद यहाँ पे वो है। इसके बाद है कमिश्नर अपील। एक कमिश्नर नॉर्मल होता है जो इस अथॉरिटी के फंक्शनिंग के लिए काम करता है। जब कोई अथॉरिटी डिसीजन करती है तो कोई टैक्स पेयर उससे एग्रीव्ड हो सकता है, तो
वो जो जिस कमिश्नर के पास अपील करेगा वो इस हवाले से उसको कमिश्नर अपील्स कहते हैं। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज कमिश्नर अपील्स ऑफ द अथॉरिटी। नेक्स्ट इसमें एडिशन हुई है, कमीशन से मुराद है, कमीशन से मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने कोई अपना एजेंट रखा हुआ है बिज़नेस के हवाले से और आप उसको टारगेट देते हैं कि जी लेट्स सपोज हमारी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट सेल करने के हवाले से अगर आप उसको कहते हैं कि 10 आइटम अगर सेल करोगे और इसकी एक कीमत 1000 है, तो वो 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 10,000 की वो सेल करेगा और आप उसको 5% 10% के हिसाब से कमीशन उसके साथ आपने डिसाइड किया हुआ, तो वो कमीशन जब आप पे करेंगे तो उससे मुराद वो कमीशन होगा जो आप उसको पे करेंगे और वो रिसीव करेगा उस मद में जो उसने सेल्स की। इंक्लूड्स एनी कंसिडरेशन इन वट एवर फॉर्म, ये ज़रूरी है बात कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है जो कमीशन आप देते हैं। रिसीव्ड उसको दे दिया गया हो या उसने ले लिया हो, या रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बाद में भी रिसीव हो सकता है, रिसीव किया भी जा सकता है फ़ौरन से। बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि मैंने अगर अपना एजेंट रखा है तो वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो वो मेरे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसके लिए वो एजेंट मेरा काम कर रहा है, वो कमीशन मेरे से लेता है। लेकिन इसमें नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज, उसकी अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन रिलेशन एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट्स वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स नॉट बीइंग सिक्योरिटीज़, यानी वो सिक्योरिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो सकती हैं, वो एसेट्स हो सकते हैं, वो सर्विसेज हो सकती हैं। अच्छा जी, जिस एजेंट को आप कमीशन देते हैं तो उससे मुराद वो पर्सन होता है जो पैसा लेने वाला है कमीशन की शक्ल में। तो कमीशन वो पैसा जो रिसीव करता है और जो रिसीव करने वाला होगा उसको कमीशन एजेंट कहेंगे। मीन्स पर्सन हु एक्ट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज, यानी कि या तो वो गुड्स हो सकती हैं या वो सर्विसेज हो सकती हैं। एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु वाइल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि वो जो पर्सन काम कर रहा है दूसरे के बिहाफ पे, वो कौन हो सकता है। डील्स विद गुड्स और सर्विसेज और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी उसी के नाम से चल रहा है और वो गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा है। कलेक्ट्स पेमेंट इन ल्यू ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो आपके नाम की या आपकी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो आपके नाम पे वो दूसरा कोई बेच रहा है, तो उसके बदले में वो क्या करता है, पेमेंट रिसीव करता है। जो आपकी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिन पे आपकी पोजेशन है, जिनकी आपकी मलकियत है, जिनके सर्विसेज तो वो आपकी कैलिबर की हैं या आपकी प्रोफेशन की हैं। इसके अलावा गारंटीज़ फॉर कलेक्शन और पेमेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं लेकिन वो गारंटी करता है कि जी मैं ये चीज़ें इनकी पेमेंट होगी वो रिसीव करके आपको दूंगा, तो इस हवाले से वो जो उसको हिस्सा मिलेगा वो भी कमीशन होगा। इसके अलावा क्या, अंडरटेक्स एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ सच गुड्स और प्रोविजन और रिसीट ऑफ सर्विसेज, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो सकती है, तो उसकी मद में जो प्रोविजन होती है या और प्रोविजन फॉर रिसीट, यानी कि वो इस चीज़ का ज़िम्मा ले लेता है। कोई भी एक्टिविटी होगी, ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, कि उसके बदले में जो पेमेंट होगी वो आपको ले के देगा, तो उस पर भी कमीशन एजेंट काम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, अच्छा जी, इसके बाद 10 नंबर है कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरीके से आपका CNIC होता है, बाद का CNIC को ही NTN कहते हैं, नेशनल टैक्स नंबर, वो होता है फेडरल लेवल पे, लेकिन ये जो कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये एक नंबर है जो यूनिक नंबर है, अलॉट किया गया होता है अथॉरिटी की तरफ से जो बंदा रजिस्टर्ड हो टैक्स के हवाले से अबाउट द सर्विसेज। मीन्स द रजिस्ट्रेशन नंबर और एनी नंबर और आइडेंटिफिकेशन कोड अलॉटेड या एलोकेटेड टू आर रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उसको नंबर अलॉट किया होगा उसको क्या कहेंगे, कॉमन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद आ जाती है डेफिनेशन कंपनी की। तो कंपनी से मुराद क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017, 2017 के मुताबिक जो कंपनी डिफाइंड की गई है उससे मुराद ये भी है। बी पार्ट है, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ, कोई भी कानून है उसकी नज़र में वो कॉर्पोरेट है, वो फॉर्म की गई है तो उसको भी कंपनी कहेंगे। सी नंबर पे है ए मोडरेबा एंड एनी इस्लामिक फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक मुडरबा जिसमें एक बंदा पैसा डालता है, दूसरा उसकी सर्विसेज देता है, तो उसको मुडरबा कहते हैं। तो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक उसको बनाया गया है कि वो उस पर अमल करते हुए बिज़नेस करेगा, तो उसका मुडरबा भी कंपनी ही कहलाएगी। बॉडी कारपोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि कोई बॉडी है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया किसी फॉरेन कंट्री में जो पाकिस्तान से बाहर है उसके कवानीन के मुताबिक, तो उसको भी कंपनी कहेंगे। ई पार्ट पे है अ ट्रस्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ, यानी कि कोई भी ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फाइनेंस की सोसाइटी जो फाइनेंशियल मामलात में हेल्प करती है, तो इस्टेब्लिश की गई है किसी भी कानून के मुताबिक, अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के मुताबिक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई हो, ट्रस्ट बनाया गया हो या फाइनेंस सोसाइटी बनाई गई हो, तो हर एक इनमें से कंपनी कहलाएगी। इसके अलावा पॉइंट एफ पे है अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच द अथॉरिटी हैज़ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड टू बी कंपनी फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो फॉरेन एसोसिएशन हो वो इनकॉर्पोरेट की गई है या नहीं, विच द अथॉरिटी हैज़ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर पर्पज ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के मुताबिक जिसको डिक्लेयर कर दिया गया वो इनकॉर्पोरेट हुई है नहीं हुई, तो लेकिन डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये कंपनी होगी, तो वो फॉरेन एसोसिएशन जो है वो भी कंपनी ही कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम क्या होता है? पहले तो होता था मैनुअल काम करना, लेकिन आजकल क्या होता है कि कोई सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर या जो भी आपके साथ लिंक्ड है गवर्नमेंट के हवाले से, तो वो घर बैठे आपकी सर्विसेज हासिल कर सकता है और ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरीके से जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। इसके लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम आप इस्टेब्लिश करते हैं उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मीन्स एनी कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन और अपडेशन टू बी यूज्ड बाय द अथॉरिटी और एनी अदर ऑफिस एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। यानी कि ये जो अथॉरिटी है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की अथॉरिटी, ये जो डिफ़ाइन करेगी, ये खुद भी यूज़ कर सकती है, कोई और भी इंस्टीट्यूशन है वो भी उसको यूज़ कर सकता है। तो जो ये अथॉरिटी नोटिफाई करेगी कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उस हवाले से फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का मकसद पूरा करने के लिए जो सर्विसेज ऑनलाइन भी दी जाएंगी और उसके लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाएंगे, वो नेटवर्किंग हो, वो कंप्यूटर सिस्टम हो, वो ऑफिस हो, कई जो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अटैच चीज़ होगी उसको कंप्यूटराइज सिस्टम कहेंगे। अच्छा, इसके बाद 13 नंबर पे डेफिनेशन है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट से मुराद है यानी कि जो पे नहीं करता, तो उसके ऊपर जो जुर्माना लगता है, यानी कि पे ना करने वाले के ऊपर जो जुर्माना होगा, जो उसकी लायबिलिटी बनती है, उसको क्या कहेंगे? डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। दिवालिया होने की वजह से या जो पे ना करने की वजह से उसके ऊपर जो जुर्माना होगा, मीन्स द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिवाइड अंडर द एक्ट। इसके बाद है डिफ़ॉल्टर, वो जो शख्स, वो जो फर्म, वो जो कंपनी जिसने टैक्स लायबिलिटी पे करनी थी लेकिन नहीं की, तो उसको हम डिफ़ॉल्टर कहेंगे। मीन्स अ पर्सन एंड इन द केस ऑफ कंपनी और फर्म एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और पार्टनर ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड्स guarantors or successor who fail to pay the areas of tax under the act and rules। इसके बाद आता है डिप्टी कमिश्नर। जिस तरीके से कमिश्नर एक अथॉरिटी है, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इसी तरह से डीसी होता है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसकी हेल्प करता है कमिश्नर की, तो उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ से अथॉरिटी से मुराद क्या है? सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो डॉक्यूमेंट से मुराद कोई भी ऐसी प्रूफ जो किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वो सीडी भी हो सकती है, वो टेप भी हो सकती है, कंप्यूटर की डिस्क हो सकती है, हार्ड कॉपी में पेज हो सकता है, पेपर हो सकता है। वो जो भी ऐसा डॉक्यूमेंट होगा ट्रांजैक्शन को जो शो करता है उसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। डॉक्यूमेंट से मुराद क्या है? इंक्लूड्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर टेप्स, कंप्यूटर डिस्क, माइक्रो फिल्म्स और एनी अदर मीडियम और मोड फॉर द स्टोरेज और कन्वेंस ऑफ सच डाटा। तो ऐसा डाटा कन्वे करने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, या स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रूव करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट कहेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ड्यू डेट। ड्यू डेट से मुराद है कि वो डेट जहाँ पे आपको सर्विसेज पे जो आपकी लाइबिलिटी बनती है वो पे करना होती है इन द रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर चैप्टर 6 मीन्स द 15th डे ऑफ एवरी मंथ। फेडरल जो सेल्स टैक्स 1990 है उसके मुताबिक भी नॉर्मली 15th मंथ ऑफ कमिंग मंथ, यानी कि ये जो करंट मंथ चल रहा है इसका जब मैं टैक्स पे करूँगा तो आने वाला है, यानी कि अभी मार्च लेट्स सपोज चल रहा है, तो मार्च का महीना ख़त्म होगा तो अप्रैल की 15th जो है वो ड्यू डेट होगी। सो द चैप्टर 6 मीन्स द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। ये मंथली चूँकि सेल्स टैक्स होता है तो ये महीना जब ख़त्म होगा मार्च, इसका एंड वाला पीरियड और इससे कमिंग जो फॉलोइंग मंथ कौन सा होगा वो अप्रैल होगा, तो अप्रैल की 15th होगी। और सच अदर डेट एज द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई एंड डिफरेंट डेट्स मे बी सो स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग डिफरेंट पार्ट्स और एनेक्सेस ऑफ द रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, वो सेल ऑफ गुड हो, वो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो, जिसके बदले में आपको अर्निंग होती है, आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। शैल हैव द मीनिंग गिवन टू इट इन दी सेक्शन 6। इसके बाद है इंटरमीडियरी, यानी कि एक टैक्स पेयर है और एक अथॉरिटी है, इसके दरमियान में कोई अगर इंटरमीडियरी का रोल या एक इंटरमीडिएशन का रोल अदा करता है तो उसको इंटरमीडियरी कहेंगे। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंटरमीडियरी अंडर द एक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन एग्जैम्प्ट सर्विस। ऐसी सर्विस जिस पर टैक्स सेल्स टैक्स आयद ना होता हो या उस पर छूट दी गई हो, मीन्स आ सर्विस विच इज़ एग्जैम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर द सेक्शन 12। इसके बाद है एफबीआर से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो एफबीआर के एक्ट 2007 के मुताबिक इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आ जाता है फिनेंशियल ईयर। नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ दी जुलाई से लेके 30th ऑफ जून जो पीरियड होता है इसको फिनेंशियल ईयर कहा जाता है, जिसमें आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं कि कितना आपका वॉल्यूम रहा, कितनी आपकी सेल्स रही पूरे साल की। मींस द पीरियड फ्रॉम 1st जुलाई ऑफ अ ईयर टू द 30th जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इसके बाद फर्म से मुराद जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग बना लेते हैं लेकिन वो कंपनी इसमें शामिल नहीं होती। मीन्स द इन रिलेशन टू बिटवीन द पर्सनस, यानी कि मीन्स द रिलेशन बिटवीन द पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 20 तक हो सकते हैं। वो लोग जो एग्री करें कि हम 10 मिल के बिज़नेस करते हैं लेकिन उनमें से 2 लोग जो हैं वो बिज़नेस को रन करेंगे, लेके चलेंगे, जिस तरीके से डायरेक्शन बाकी देंगे, तो जो काम करने वाले होंगे वो पार्टनर कहलाएंगे और बाकी ये जो इस्टेब्लिशमेंट होगी जिसका मकसद होगा प्रॉफिट की शेयरिंग, वो एज़ पर कैपिटल, वो जो एज़ पर एग्रीमेंट होता है या जो डीड होता है जो उनका आपस में एग्री किया जाता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई होती हैं, उसके मुताबिक वो प्रॉफिट शेयर किया जाता है। गुड्स से मुराद कोई चीज़ें हैं जो आप प्रोड्यूस करते हैं या जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं या कहीं से बाय कर सेल करते हैं, तो इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। ये उसमें शामिल नहीं है, यानी कि एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, बट डज नॉट इंक्लूड सर्विस डिफाइंड अंडर द एक्ट। इसमें सर्विस भी शामिल नहीं है, इसमें गुड्स हैं, लेकिन ये चीज़ें भी शामिल नहीं कि एक्शनेबल कोई क्लेम है, मनी है, स्टॉक्स हैं या शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं, ये इसमें शामिल नहीं होंगी गुड्स में। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। यहाँ पे इंटरबैंक रेट से मुराद है यहाँ पे मीन्स द कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्रेवलेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। सो ये था आज का हमारा जो टॉपिक। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है और आपने जहाँ पे क्वेश्चन सोचने का आपको टाइम चाहिए हो तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने ऑप्शन को चूज़ करने के बाद वीडियो प्ले हो जाएगी। व्हाट डज द टर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट? ओनली फर्म्स, एनी आर्टिफिशियल और ज्यूरिडिकल persons, companies and firms, all of the above. Right option is B, any artificial or juridical person. Question number 2. What is the definition of authority as per the text?
Federal Revenue Authority, Punjab Revenue Authority, State Revenue Authority, Local Revenue Authority. Right option is B, Punjab Revenue Authority. Question number 3. What is the definition of a banking company according to the text? A company involved in the export business, any financial institution, a company engaged in banking activities, a company dealing with insurance. Right option is C, a company engaged in banking activities. Question number 4. What is the meaning of commissioner in the provided text? A person appointed as a government officer, a person appointed as a commissioner of the authority, a person appointed by the Federal Board of Revenue, a person appointed as a tax collector. Right option is a person appointed as commissioner of the authority. Question number 5. What is included in the term of association according to the text? Payment for professional services, consideration received for services rendered in buying or selling goods, payment for government services, none of the above. Right option is B, consideration received for services rendered in buying or selling of goods. Next हमारा question 6. What is the definition of company in the provided text? Only companies incorporated in Pakistan, any body corporate formed under any law, companies incorporated outside Pakistan, all of the above. Right option is all of the above. Question number 7. What is meant by the term computerized system according to the text? Any system involved computers, any system used by the Federal Board of Revenue, any information technology system used by the authority, any system used for tax evasion. Right option is C, any information technology system used by the authority. Question number 8. What is the meaning of default surcharge in the provided text? A penalty for the late payment of taxes, a charge for the using default settings on a computer, a fee for using government